सर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अब आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ज़रा मुझे बता दें, ज़रा मुझे रिप्लाई कर दें, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू। वो एक्चुअली मैंने अपना माइक म्यूट किया हुआ था, मैं सोच रहा था कि सब लोग आ जाएं तो स्टार्ट करें। तो अभी 1 मिनट और देख लेते हैं, काफ़ी लोग तो आ गए, बाकी आ जाएं तो शुरू करते हैं, जस्ट इन 1 मिनट। ठीक है बेटा, मैं क्लास स्टार्ट करने लगा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सेकेंड ईयर फिजिक्स की आपका जो सेक्शन है, बॉयज़ का पहला जो सेक्शन होता है वो सेकेंड ईयर B1 कहलाता है। तो आज हमारी पहली क्लास है और जैसा कि हालात आपके सामने हैं, हम फिजिकल क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो है वो जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस पे। तो हम देखते हैं इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो हम दोबारा जो है वो फिजिकल क्लासेस पे इंशाल्लाह आ जाएंगे। अच्छा, इस साल के जो भी हालात रहे वो आपके सामने हैं कि माशाल्लाह आप लोग तारीख की स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने एक तारीख बनाई
और बगैर एग्जाम्स दिए हुए आप माशाल्लाह फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए। ठीक है, अब ये आपके लिए एक ऐसा मौका है कि आप इसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं और अपनी नेग्लिजेंस से नेगेटिव भी बना सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव इस तरह बना सकते हैं कि अब आपके पास गोल्डन चांस है, आप सेकंड ईयर में मेहनत करें और सेकंड ईयर में अच्छा रिजल्ट लेके आए खूब, तो जो आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट होगा वही आपका पूरा रिजल्ट माना जाएगा। तो पॉजिटिव ये हो गया कि भाई अब आप एक ही पेपर देके सिर्फ सेकंड ईयर की पेपर की बेसिस पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का रिजल्ट अच्छा बना सकते हैं। नेगेटिव ये हो सकता है कि भाई पहले ये होता था कि 2 चांस मिलते थे, अगर किसी के फर्स्ट ईयर में नंबर कम आ गए तो सेकंड ईयर में पेपर हो गए। अब यहाँ पर आपके पास एक ही चांस है सेकंड ईयर के एग्जाम्स देने। अगर खुदा ना खास्ता किसी के नंबर कम आ जाते हैं तो वो भी पूरा इंटर का रिजल्ट वही माना जाएगा, अच्छे आ जाते हैं तो पूरा इंटर का रिजल्ट वही माना जाएगा। लेकिन मैं इसको बहरहाल पॉजिटिव लूंगा कि ये आपके लिए एक पॉजिटिव चांस है कि आप सेकंड ईयर में खूब मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लाएं, तो पूरे इंटर की जो परसेंटेज है आपकी वो ही मानी जाएगी और आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर पिछले साल फर्स्ट ईयर B1 में पढ़ते थे तो उन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ होगा और कुछ नए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो B1 के हैं पिछले साल के वो तो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते तो इसलिए मैंने एक रस्मी तौर पर यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन करा दिया है। मेरा नाम शफकत है और मैं कैरियर का हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट हूँ और मैं प्रोफेशनली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और मैं यहाँ पर पिछले बहुत सालों से कैरियर कोचिंग सेंटर में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब हम बाकायदा तौर पे क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन मुझे चैट रूम में 2-3 बच्चों के मैसेज नजर आ रहे हैं, वो मैं देख लूँ। हाँ, कुछ लोगों ने इस पे अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा है। ठीक है, मेरी वाली बात पे कुछ ने अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा है, कुछ ने माशाल्लाह भी कहा है। चले, मैं तो यही कह रहा हूँ कि माशाल्लाह पॉजिटिव है आपके लिए कि भाई आप सिर्फ सेकंड ईयर में अच्छा रिजल्ट ले आए तो आपका पूरा इंटर का वही माना जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम जो है, कोई बच्चा हैंड रेस कर रहा है, किसने हैंड रेस किया भाई? ये कोई बच्चा जो है कौन कर रहा है? ये आमिर कह रहा है कि सर आवाज स्लो आ रही है। बेटा तुम अपना कनेक्शन चेक करो, जहां पर तुम्हारी वाईफाई डिवाइस जिस रूम में है वहां जरा क्लोज हो जाओ, क्योंकि बाकी लोगों को तो आ रही है मेरी आवाज। ठीक है, बाकी लोगों को आ रही है आवाज, जरा ओके करें मुझे, जरा मुझे ओके करें, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू, ठीक है, ओके ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा जी, अब ये इस स्लाइड पे जो कुछ लिखा हुआ है ये आपने नोट बिल्कुल नहीं करना। अगर नीचे वाली चीज नोट करना चाहें तो ये कर लेना, ये मैंने जस्ट आपको एक कोर्स का आइडिया दिया है। ठीक है जी, ये कोर्स आउटलाइन है सेकेंड ईयर फिजिक्स की। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर और चैप्टर नंबर 10 तक पढ़ते हैं, और सेकेंड ईयर की फिजिक्स आपकी चैप्टर 11 से स्टार्ट होती है और 11 से चलते 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 ये 20 चैप्टर तक 20 तक जाती है। तो 10 चैप्टर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और 10 चैप्टर आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। इनके नाम आपके सामने लिखे हुए, लेकिन ये आपको नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नीचे जो बात है ये जरा गौर से देखें, यहाँ मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट टू नो। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, इन सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर्स 11, 12, 13, 14 एंड 17 cover almost 80% of the course. The other 5 chapters, that is 15, 16, 18, 19 and 20 are very small but equally important. देखो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में ये था कि पहला चैप्टर बहुत छोटा था, बाकी जो 9 चैप्टर थे थोड़ा बहुत फर्क चलता था। लेकिन सेकेंड ईयर में ये है कि ये जो 5 चैप्टर हैं 11, 12, 13, 14 और 17, ये 5 चैप्टर बहुत ज्यादा बड़े हैं और बाकी के जो 5 चैप्टर हैं ये बहुत ज्यादा छोटे हैं। ये जो 5 चैप्टर हैं इनमें तकरीबन तुम्हारा 80% सिलेबस कवर होता है। 80% जो आपका कोर्स है होता है, यानी इनमें बहुत ज्यादा चीजें हैं, न्यूमेरिकल्स भी ज्यादा हैं। और बाकी के जो 5 चैप्टर हैं ये काफी छोटे हैं लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट। बाकी के जो 5 चैप्टर हैं तो इनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम मार्क्स के आते हैं। ठीक है, और इनमें से आते हैं ज्यादा मार्क्स के। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इस स्लाइड पर कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको मैं कहूं कि आप इसे नोट करें, ये तो सिर्फ चैप्टर्स के नाम है। अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पर। अब मैं हर स्लाइड पर जब जाऊंगा तो पहले मैं आपको समझाऊंगा
जब तक मैं समझाऊंगा तो आप बिल्कुल भी नोट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर नोट करने में लग गए तो समझने से आपका ध्यान हट जाएगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा पूरा नोट करने का, फिर आप नोट करेंगे। और बाद में भी हम आपके लिए ये लेक्चर वीडियोस अपलोड कर देंगे। अगर कोई चीज़ फिर भी रह गई तो आप वीडियो पे देख सकते हैं। फिर भी कोई मसला हुआ तो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए, सेकेंड ईयर B1 के ग्रुप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। नेक्स्ट जो स्लाइड है, इसमें मैंने पेपर की स्पेसिफिकेशन रिपीट की है। अब वो मैंने इसलिए रिपीट की है कि चूंकि फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स आपने नहीं दिए, अगर आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए होते तो फिर तो आपको याद होता, लेकिन चूंकि अभी एग्जाम्स नहीं दिए तो मैंने आपके लिए एक दफा दोबारा रिपीट कर दिया है। देखो, जो सेकेंड ईयर की आपकी फिजिक्स है, टोटल 100 मार्क्स होंगे, जिसमें थ्योरी का पेपर 85 का होगा और प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का होगा। अब जो थ्योरी का पेपर है उसमें 3 सेक्शंस होंगे, ए, बी और सी। सेक्शन ए जो होगा इसमें एमसीक्यूज होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन होगा, उसके 3 ऑप्शंस होंगे, ए, बी और सी, और आपको राइट ऑप्शन टिक करना होगा। इस सेक्शन में आपके पास 17 क्वेश्चंस आएंगे, 17 क्वेश्चन होंगे इसमें, और इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, नो चॉइस। ऑल क्वेश्चंस विल हैव टू बी आंसर्ड। पूरे 17 क्वेश्चंस का तुम्हें आंसर देना होगा। ठीक है जी। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा, और 17 क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब है कि सेक्शन ए के जो टोटल मार्क्स है वो 17 होंगे। सेक्शन ए 17 नंबर का होगा, और 20 मिनट्स विल बी गिवन। इसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। आपको 17 क्वेश्चंस की एक शीट दे दी जाएगी जिसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे, और आपको अपने आंसर्स उसी शीट में टिक करने होंगे। और फिर 20 मिनट के बाद वो शीट वो आपसे ले लेंगे। मतलब ये शीट आपके पास पूरे 3 घंटे मौजूद नहीं रहेगी, वो 20 मिनट्स के बाद आपसे ले लेंगे। फिर जब पेपर खत्म हो जाएगा तो वो जो शीट होगी वो आपकी कॉपी के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सेक्शन बी है, जैसे फर्स्ट ईयर में हम आपको बताते थे, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल्स होंगे। तो सेक्शन बी में टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। इन 15 क्वेश्चन में 10 न्यूमेरिकल होंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस तरह मिला के 15 क्वेश्चन होंगे, और इन 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे, 5 की चॉइस होगी। ठीक है। आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चन विल हैव टू बी आंसर्ड। आपको 10 का आंसर देना होगा। उसमें मैं फर्स्ट ईयर में भी आपको बताता रहता था कि आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आपने 15 में से 10 बनाने, कहीं से भी बना लें। मसलन आप पूरे 10 न्यूमेरिकल करना चाहते हैं और आप शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आप पूरे 10 न्यूमेरिकल्स कर लें। अगर आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, उसके साथ 5 न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, ऐसे 10 बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लें। अगर आप 7 या 8 न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, उसके साथ 2-3 क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लें। तो मतलब आपको 15 क्वेश्चंस में से किसी भी तरह से 10 क्वेश्चंस करने हैं, वो आपके ऊपर है। अच्छा, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और आप 10 क्वेश्चन करेंगे और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो 10 इंटू 4, ये जो सेक्शन होगा आपका, ये 40 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन बी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये ए नहीं है, ये बी है। तो टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन बी जो है ये 40 होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद आप आ जाए सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होगा उसमें डिटेल्ड क्वेश्चंस होंगे, जैसे फर्स्ट टाइम में तुम लोगों ने पढ़ा है, डेरिवेशंस, लॉस, थ्योरीज, इस तरह की चीजें होंगी। सेक्शन सी में आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे, और आपको 3 में से 2 क्वेश्चंस करने होंगे। एक क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होगी। ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स। हर क्वेश्चन 14 नंबर का होगा, एंड विल कीप 2 पार्ट्स। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ईच ऑफ 7 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि जो 3 क्वेश्चंस होंगे, तो तीनों क्वेश्चंस में पार्ट ए और बी, ए और बी, ए और बी तीनों में होगा, और हर पार्ट 7 नंबर का होगा। तो इस तरह 7 मार्क्स के 2 पार्ट्स होंगे, तो हर क्वेश्चन जो होगा वो 14 मार्क्स का होगा। अच्छा, 2 क्वेश्चन आप करेंगे तो 14 इंटू 2, तो जो टोटल मार्क्स होंगे सेक्शन सी के वो 28 होंगे। तो 28 मार्क्स हुए सेक्शन सी के, और सेक्शन बी के हुए 40। तो 40 और 28 ये होगा 68, और सेक्शन ए 17, तो 68 और 17 इस तरह आपके 85 मार्क्स बनेंगे। तो सेक्शन ए में 17 क्वेश्चंस हैं, कोई चॉइस नहीं है, पूरे 17 करने हैं। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस की चॉइस है, 15 है, उसमें से 10 करने हैं।
और सेक्शन सी में एक क्वेश्चन की चॉइस है, 3 है और उसमें से 2 करने हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो फिर इसको नोट करने के लिए मैं आपको 5 मिनट दूंगा, आप ये कॉपी के फर्स्ट पेज पे नोट कर लें और मुझे जरा चैट में बता दें कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। मुझे जरा बता दें प्लीज कि आप क्लियर हैं यहाँ तक जो कुछ मैंने बताया। ठीक है, मुझे ओके का रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं अपना माइक 5 मिनट के लिए, ठीक है बेटा, थैंक यू थैंक यू। अब मैं अपना माइक 5 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूं, तुम लोग आराम से 5 मिनट में ये सारी बात नोट कर लो।
अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे डन का रिप्लाई किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कर लिया है, लेकिन ये लोग हैं कोई 8-10 के करीब, तो इसका मतलब है कुछ लोग अभी भी नोट कर रहे हैं। तो मैं 1 मिनट आपको और दे रहा हूँ, आप आराम से नोट करें, कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए। वैसे काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं, अशर, असद और ताहा, हम्माद, आमिर, बुरहानुद्दीन, सब मुझे कह रहे हैं कि कर लिया है। लास्ट 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट और ले लो, फिर आगे चलता हूँ मैं। ठीक है, अब ज्यादातर लोग मुझे कह रहे हैं कि नोट कर लिया है, तो मैं आगे चलता हूँ। अच्छा भाई, अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से 11 से। जैसे फर्स्ट ईयर में तुम लोगों को याद होगा कि फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होता है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, मोशन, वो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा चैप्टर होता है और उसके खत्म होने में टाइम लगता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी सेकेंड ईयर में भी जो पहला चैप्टर है हीट का, वो काफी बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफी ज्यादा चीजें आती हैं। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे तो सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन आएंगी, ये एग्जाम में आती हैं, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आएगी यहाँ पर वो है हीट की। अच्छा, अब देखो हीट में इस तरह से है कि हीट में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक अर्ली कॉन्सेप्ट है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अर्ली कॉन्सेप्ट ये कि जो बहुत पहले चलता था, वो कॉन्सेप्ट ये था, उसको कहते थे कैलोरिक थ्योरी। अच्छा, वो कैलोरिक थ्योरी ये थी, वो कैलोरिक थ्योरी जब साइंटिस्ट लोग हीट की सही डेफिनेशन तक नहीं पहुंचे हुए थे, तो कैलोरिक थ्योरी ये थी कि भाई दुनिया में जितनी भी बॉडीज होती हैं, इन सब के अंदर एक लिक्विड होता है या एक फ्लूइड होता है, वो इनके अंदर फ्लो करता है, और वो जो फ्लूइड या लिक्विड होता है उसका नाम होता है कैलोरिक, और वो वेट लेस होता है और कलर लेस होता है। ना उसका कोई वेट होता है, ना उसका कोई कलर होता है, उसका नाम कैलोरिक होता है। वो दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं सब में फ्लो करता है, उसकी वजह से हीट क्रिएट होती है, यानी वही हीट होता है। तो जिन चीज़ों में ज़्यादा कैलोरिक होता है वो चीज़ें ज़्यादा गर्म होती हैं, और जिन चीज़ों में कैलोरिक कम होता है वो चीज़ें कम गर्म होती हैं। ये अर्ली कॉन्सेप्ट था, ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या अर्ली कॉन्सेप्ट है, और मैं दोबारा वो बोलूंगा कि जब तक मैं समझा रहा हूं आप कुछ नोट नहीं करेंगे, फिर 5 मिनट दूंगा फिर नोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी मेटीरियल बॉडी हैज अ वेटलेस एंड कलरलेस फ्लूइड कैलोरिक विच इज हीट। हॉट बॉडीज कंटेन मोर कैलोरिक देन कोल्ड बॉडीज। ये अर्ली कॉन्सेप्ट था हीट का, जो शुरू में चलता था, जो कि अब ऑब्सोलीट हो गया है। अब जो हीट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो हम आज यूज करते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया था जूल ने। ये जो साइंटिस्ट जूल है इसको तो सब जानते हैं। दूसरे का नाम है काउंट रमफर्ड, इसको आप लोग इतना नहीं जानते होंगे। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने हीट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया, और इन्होंने हीट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये दिया कि भाई हीट एक तरह की एनर्जी है, और ये दरअसल क्या होती है कि किसी भी बॉडी के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो टोटिक एनर्जी होती है वो उस बॉडी की हीट होती है, और ये हमेशा हॉट बॉडीज से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर होती है। यानी अगर आप दो चीजों को कनेक्शन में ले आए, जिनमें से एक चीज गर्म हो और दूसरी चीज ठंडी हो, ठीक है, तो हीट हमेशा गर्म चीज से ठंडी की तरफ ऑटोमेटिकल फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया यहाँ क्या लिखा है कि हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी which is equal to total kinetic energy of the molecules. It always transfers from a hot body to cold. तो हीट के ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये अर्ली कॉन्सेप्ट है और ये इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि कोई चीज कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है। तो अब होता क्या है कि जब हम ये अंदाजा लगाते हैं कि वो कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है, तो एक्चुअली टेम्परेचर में हम क्या मालूम कर रहे होते हैं, द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। क्या मतलब है, देखो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन का मतलब है कि हम क्वांटिटी मालूम करते हैं, क्वांटिटी में मालूम करते हैं कि उस बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या है, मतलब क्वांटिटी में मालूम करते हैं कि वो बॉडी कितनी ज्यादा गर्म है।
डिग्री का मतलब हमेशा ये होता है कि क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। अब जैसे तुम लोगों की एजुकेशनल डिग्री होती है कि भाई तुम लोगों ने मैट्रिक किया, अब इंटरमीडिएट कर रहे हो, फिर इसके बाद ग्रेजुएशन करोगे, फिर मास्टर्स करोगे, फिर कुछ और आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे मैट्रिक कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपकी एजुकेशनल डिग्री बढ़ती जा रही है, यानी आपके अंदर एजुकेशन की क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह जब आप किसी बॉडी की हॉटनेस की क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं तो फिर आप उसका टेम्परेचर मालूम करते हैं, एंड इट टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और इसका पता चलता है बॉडी के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से। देखो हीट में क्या होता है, हीट में हम लेते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में लेते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हीट में तो हम ये देखते हैं कि किसी बॉडी के अंदर टोटल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो भी काइनेटिक एनर्जी है उस सब को ऐड कर देते हैं, वो उसकी हीट है। टेम्परेचर में क्या करते हैं कि किसी बॉडी के अंदर जो टोटल मॉलिक्यूल है उनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है फिर उसको मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, उससे टेम्परेचर का पता चल जाता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है और ये आपका हो गया टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद फिर ये देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ हीट कैसे होती है, यानी जो हीट है उनको किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है, ये हम अभी देखेंगे। तो यहां मैंने लिखा है कि हीट इज मेजर्ड इन द फॉलोइंग यूनिट्स, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब यहां तक जो कुछ मैंने बताया आप मुझे बता दें कि आपको समझ आ गया, मुझे ओके करें तो मैं आपको फिर 5 मिनट दूंगा, इसे आप नोट करेंगे। मुझे बताएंगे जरा आप, मुझे चैट पे बताएं, ओके करें मुझे कि आपको मेरी बात समझ आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक, ठीक है। अब जरा मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। ठीक है, 5 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट के लिए मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूं। ठीक है, 5 मिनट के लिए माइक अपना म्यूट कर रहा हूं, आप आराम से नोट करें इसको।
हाँ बेटा जरा मुझे बताओ, नोट कर रहे हो या कर लिया? ठीक है, ठीक है, शाबाश। ठीक है जी, डन का मैसेज आ गया, मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, आगे चल रहा हूँ। अच्छा जी, अब आ जाएंगे हीट को मेजर करने की यूनिट्स क्या होती हैं। हीट को मेजर करने की हम आपको 3-4 यूनिट्स बताएंगे। पहली यूनिट जो होती है वो है कैलोरी, और ये होती है सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 1 कैलोरी हीट कितनी होती है। देखो सीजीएस सिस्टम में जो मास है वो ग्राम्स में लिया जाता है, और इसमें स्टैंडर्ड बनाते हैं पानी को। तो इसमें हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर हो, अगर हमारे पास 1 ग्राम पानी हो और उसे गर्म करना हो और उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, तो उस पानी को जितनी हीट दी जाएगी वो 1 कैलोरी होगी। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, 1 कैलोरी is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram water by 1 centigrade। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उस पानी को जितनी हीट देनी पड़ेगी वो 1 कैलोरी होगी। ठीक है, आगे चलें। दूसरी जो यूनिट है वो है किलो कैलोरी, और ये सिस्टम है एमकेएस। आप देखो कैलोरी के साथ किलो लग गया, तो यहां पर क्या हुआ, यहां 1 ग्राम पानी था, यहाँ 1 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम पानी आ गया, बाकी सब कुछ वही रहा। अगर 1 ग्राम के बजाय हमारे पास 1 किलोग्राम पानी हो और उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, तो उसे जितनी हीट देनी होगी वो 1 किलो कैलोरी होगी। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर बाय 1 सेंटीग्रेड। तो इसमें आप पानी ग्राम्स में ले रहे हैं, इसलिए कैलोरी जो है वो सीजीएस यूनिट है, और इसमें आप पानी किलोग्राम में ले रहे हैं, इसलिए किलो कैलोरी जो है वो एमकेएस यूनिट है। ठीक है जी, अब 2 सिस्टम आ गए। अब आ जाए आप तीसरा सिस्टम। तीसरा सिस्टम जो है वो है एफपीएस सिस्टम। इसमें हीट को मेजर करने की जो यूनिट है वो होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीटीयू कहते हैं। अब 1 बीटीयू हीट क्या होती है? देखो 1 बीटीयू का कॉन्सेप्ट ये है कि एफपीएस सिस्टम में, देखो सीजीएस सिस्टम में जो मास है वो ग्राम्स में होता है, और एमकेएस सिस्टम में जो मास है वो किलोग्राम्स में होता है, और एफपीएस सिस्टम में जो मास है वो होता है स्लग में। स्लग जो है वो यूनिट है मास की एफपीएस सिस्टम में। कुछ लोग पाउंड समझते हैं, लेकिन पाउंड जो यूनिट है एफपीएस सिस्टम में वो वेट की होती है, और मास की यूनिट होती है स्लग। तो अब हम इसमें ये कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 स्लग वाटर हो और उसका टेम्परेचर बढ़ाना हो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि जो डिग्री सेंटीग्रेड है ये चलता है सीजीएस और एमकेएस में, और एफपीएस सिस्टम में जो टेम्परेचर की यूनिट है वो होती है फ़ारेनहाइट। तो अगर हमारे पास 1 स्लग वाटर हो और उसका टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाना हो, तो उसे जितनी हीट दी जाएगी वो कहलाएगी 1 बीटीयू। ठीक है जी, तो सीजीएस सिस्टम में हीट मेजर होती है कैलोरी में, एमकेएस सिस्टम में हीट मेजर होती है किलो कैलोरी में, और एफपीएस सिस्टम में हीट मेजर होती है बीटीयू में। ठीक है, अब इसके बाद एक यूनिट और आएगी, वो है जूल। अब ये कहलाती है एसआई यूनिट। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई सिस्टम इंटरनेशनल में एसआई में एनर्जी की जो मेजरमेंट है वो जूल में होती है। ठीक है जी, और हीट भी एक तरह की एनर्जी है, तो इसलिए सिस्टम इंटरनेशनल ये कहता है कि भाई आप हीट को भी जूल में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ क्या कहा है कि इन एसआई एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स। सिंस हीट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी, देयरफॉर इट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन जूल्स। यानी सिस्टम इंटरनेशनल में एनर्जी जूल में मेजर हो रही है, अब चूंकि हीट भी एक तरह की एनर्जी है, लिहाजा इसको भी हम जूल्स में मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखें कि हमारे पास जो हीट को नापने के मीटर्स होते हैं या गेजेस होते हैं वो जूल में मेजर नहीं करते, वो इन चीज़ों में मेजर करते हैं, कैलोरीज वगैरह में, किलो कैलोरी में। तो इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर होता है। अब वो कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है कि 1 कैलोरी जो है ये 4.2 जूल्स के इक्वल होता है। तो हम किसी भी मीटर या गेज के जरिए किसी बॉडी में हीट मेजर कर लेते हैं कि कैलोरीज में कितनी आ रही है, उससे हम 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है जूल्स में। और अगर हम इसका रिलेशन देखेंगे किलो कैलोरी में,
तो फिर 1 किलो कैलोरी जो है वो 4200 जूल्स होता है, इसलिए कि हम दोनों साइड पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 कैलोरीज जो है वो 1 किलो कैलोरी के इक्वल हो जाएंगी, और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4200 हो जाएगा। तो इस तरह 1 कैलोरी जो है वो 4.2 जूल्स के इक्वल होता है, या 1 किलो कैलोरी जो है वो 4200 जूल्स के इक्वल होता है। ये यूनिट्स होती हैं जिनमें हीट को मेजर किया जाता है। तो आप लोग मुझे ओके करेंगे, आपको मेरी बात समझ आ गई है? बताएं मुझे। ठीक है, ज्यादातर मैसेज आ रहा है कि समझ आ गया है, तो अब आपके पास ठीक है। और किसी ने कहा कि सर एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट सेम नहीं है। हाँ सेम ही है। तो आप एमकेएस सिस्टम में जैसे किलो कैलोरी लेते हैं तो देखें ना, किलो कैलोरी का रिलेशन तो बन रहा है ना, कि किलो कैलोरी का रिलेशन जूल से ही बन रहा है, तो वो सेम ही होती है। ठीक है, अब आप लोगों को 3 से 4 मिनट दे रहा हूं, अब आप इसे नोट करें। मैं 4 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूं माइक अपना। शाबाश, नोट करें।
हाँ भाई, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं डन, कुछ लोग कह रहे हैं सर कर लिया है। अब बाकी लोग भी मुझे बता दें तो आगे चलते हैं। बाकी लोग भी मुझे बता दें तो मैं आगे जा रहा हूं। और हाँ, एक चीज जरा यहाँ पे मेंशन करने से रह गई है, वो भी आप लोग जरा नोट कर लें। वो ये है कि BTU का भी जूल्स के साथ एक रिलेशन होता है। जिस तरह 1 कैलोरी में 4.2 जूल्स होते हैं और 1 किलो कैलोरी में 4200 जूल्स होते हैं, इस तरह 1 BTU में 1055 जूल्स होते हैं। नोट कर लें आप लोग, मैं दोबारा बोल रहा हूं, नोट करें। 1 BTU इक्वल टू 1055 जूल्स। आई रिपीट, 1 BTU इज इक्वल टू 1055, जिसका मतलब है 1055, यानी 1055 जूल्स। आई रिपीट, 1 BTU इज इक्वल टू 1055 जूल्स। नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके करें मुझे, बेटा मुझे ओके करो, नोट कर लिया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, अच्छा भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर स्केल्स। हीट की मेजरमेंट तो हमने देख लिया, अब टेम्परेचर स्केल्स के टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। देखो, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास अभी तक 3 स्केल्स हैं। 3 स्केल्स हैं हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अभी नोट नहीं करना, पहले मेरी बात समझनी है। पहला जो स्केल है, इसको सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं और इसको सेल्सियस स्केल भी कहते हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये बनाया था उसका नाम सेल्सियस था, तो उसके नाम पे इसको सेल्सियस स्केल भी कहते हैं या सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। दूसरा जो स्केल है उसको फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये बनाया था उसका नाम फ़ारेनहाइट था। और तीसरा जो है वो केल्विन स्केल कहलाता है। तो टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास ये 3 स्केल्स हैं। अच्छा, अब जब टेम्परेचर स्केल्स बनाते हैं तो सबसे अहम बात यह है कि देखो, किसी भी बॉडी को टच करके, किसी भी बॉडी को छू कर हम ये तो कर सकते हैं कि भाई टेम्परेचर ज्यादा कम है, लेकिन एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहां मेंशन किया है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ओनली सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच के जरिए हम टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते, अंदाजा लगा सकते हैं। सो वी नीड टेम्परेचर स्केल्स, तो हमें चाहिए होते हैं टेम्परेचर स्केल्स। जब हम टेम्परेचर स्केल्स बनाते हैं तो हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। दीज स्केल्स आर बेस्ड ऑन 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, दैट इज लोअर एंड अपर। हमें एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट चाहिए होता है और एक अपर फिक्स्ड चाहिए होता है। जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो कहलाता है रेफरेंस पॉइंट ऑफ कोल्डनेस, वो ठंडक का रेफरेंस पॉइंट होता है। और जो अफिक्स पॉइंट है वो कहलाता है रेफरेंस पॉइंट ऑफ हॉटनेस। अच्छा, ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं लोअर और अपर, ये किससे लिए जाते हैं? दीज आर रिस्पेक्टिवली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ एजी, जिसको तुम लोग केमिस्ट्री में 760 टॉर भी कहते हो। यानी 760 टॉर पर जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, यानी वो पॉइंट जहां पे हल्की हल्की पिघल रही होती है, तो वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो इन स्केल्स का लोअर रेफरेंस पॉइंट होता है। और पानी को गर्म करते जाएं तो जिस पॉइंट पर पानी बॉयल होगा तो वो इसका अपर रेफरेंस पॉइंट होता है। अब इसमें इस तरह से है कि देखो भाई, ये जो सेल्सियस स्केल है, इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो लिया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सब जानते हैं सेंटीग्रेड स्केल में। और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ये लिया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है 0 से लेके 100 तक का, डिफरेंस बिटवीन देम इज डिवाइडेड इन 100 इक्वल पार्ट्स। तो 0 से 100 तक का जो गैप होता है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ईच पार्ट जो है वो 1 सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। अच्छा, फ़ारेनहाइट स्केल में ये होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है।
और इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर पार्ट जो है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। और केल्विन स्केल में क्या होता है, केल्विन स्केल में ये होता है जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है उसको 273 केल्विन मानते हैं, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसको 373 केल्विन माना जाता है, और इनके दरमियान जो गैप है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ईच पार्ट जो है वो 1 केल्विन के इक्वल होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है टेम्परेचर स्केल्स की। तो अगर तुम लोगों को मेरी बात समझ आ गई है तो मुझे जल्दी से ओके करो, और फिर 9 बजने में 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर इसको नोट करो, मुझे जल्दी से चैट में जवाब। ठीक है, शाबाश, ज्यादातर लोग मुझे ओके कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास टोटल 5 मिनट है, 5 मिनट के बाद जूम ऑफ हो जाएगा, तो अब इस 5 मिनट में तुम लोगों ने ये सारी इंफॉर्मेशन नोट करनी है, शाबाश। मैं तुमसे 3 मिनट के बाद पूछूंगा, फटाफट नोट करो। हाँ बेटा, नोट कर रहे हो तुम लोग? 2 मिनट रह गए हैं बाकी, बल्कि 1 मिनट रह गया 9 बजने में। मैं चाह रहा हूं कि आज तुम लोग इसको नोट करो ताकि कल की क्लास में मैं इसके आगे चलूं। कुछ लोग मुझे डन कह रहे हैं। लास्ट मिनट चल रहा है बेटा, आखिरी 1 मिनट। 8:59 हो गए। ठीक है, शाबाश, शाबाश, ठीक है।
तो आप लोग मुझे ये बता दें कि आज की क्लास में जो कुछ हमने डिस्कस किया आप लोग क्लियर हैं, समझ आ गया, कोई इशू तो नहीं हुआ? क्लियर हैं आप लोग? मुझे ओके का रिप्लाई करें। ठीक है, ठीक है, सही है, शाबाश, थैंक यू। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। और बिल्कुल अब पढ़ाई में सीरियस हो जाना है आप लोगों को, और इंशाल्लाह जैसे ही हालात बेहतर होंगे, फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो इंशाल्लाह फिर फिजिकल क्लासेस में आपसे मुलाकात होगी। कल हम इंशाल्लाह इसी टाइम पर मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहें आप लोग, खैरियत से रहें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।